सुनीता अपनी बहू रानी और बेटे अनिकेत के साथ कानपुर में रहती थी। सुनीता बड़ी ही शांत रहने वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहू उतनी ही तूफानी। एक दिन वो अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू जाके जल्दी से तैयार हो जा, हमें कहीं जाना है। माँ जी के साथ जाना, यानी कि मुंह बंद करके जाना, जो कि मुझसे होगा नहीं। इससे अच्छा है कि मैं घर में अकेले आराम से रहूं। तुझे सुनाई दिया? मैंने तुझे कुछ बोला है? जवाब दे, क्या सोचने लगी? जी माँ जी, सुनाई दिया। आपने कहा कि आपको और हमें कहीं जाना है। हाँ, तो जब सुनाई दिया है तो जाके तैयार हो। यहाँ पागलों की तरह क्यों खड़ी है? माँ जी, वो क्या है कि घर में बहुत काम है और अनिकेत जी का भी पता नहीं है कि कब आ जाए। इतने दिन से बाहर गए हैं। अगर वो अचानक से आ गए ना और घर में ताला दिखेगा तो बिना बात के गुस्सा हो जाएंगे। बात तो सही कह रही है तू। चल कोई बात नहीं, एक काम कर, मेरी अलमारी में से साड़ी निकाल दे और प्रेस कर दे। मैं अकेले ही चली जाऊंगी, वरना मेरी सहेली को बुरा लग जाएगा। लेकिन माँ जी, आपकी सहेली के घर क्या है जो आपका जाना इतना जरूरी है? बहू, उसके घर उसकी बेटी की हल्दी है आज और उसने मुझे बड़े प्यार से बुलाया है, तो जाना तो पड़ेगा ही। हल्दी यानी कि डांस, गाना, मस्ती, वहाँ तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी जाना चाहिए। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चल लेती हूँ। अनिकेत जी आएंगे तो कॉल कर लेंगे, हम तुरंत वापस आ जाएंगे। सच में तुझे भी कोई नहीं समझा सकता। कभी बोलती है जाऊंगी, कभी बोलती है नहीं जाऊंगी। जाके तैयार हो। सुनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू तैयार होकर सुनीता की सहेली मीना के घर जाते हैं। वहाँ लोगों को डीजे पर नाचते देखकर सुनीता रानी से बोलती है, बहू देख, तुझे जहाँ भी जाना है जा, लेकिन डीजे के पास दिखाई मत दियो, समझी? माँ जी, लेकिन सभी तो डांस कर रहे हैं और आप तो जानती है ना कि मुझे डांस करने का कितना शौक है। हाँ जानती हूँ, लेकिन यहाँ तेरे नागिन डांस की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक से बढ़ के एक अच्छे डांसर हैं। उन लोगों के बीच में तुझे नाचने की जरूरत नहीं है। माँ जी, ऐसा मत बोलिए। जब मैं गांव में डांस करती थी ना, सब बहुत खुश हो जाते थे, बहुत हंसते थे। तेरा सड़ा हुआ नागिन डांस देखकर सभी हंसेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुपचाप मेरे साथ बैठी आई। सुनीता दरवाजे पर खड़ी अपनी बहू से बात कर रही होती है। तभी उसकी सहेली मीना वहाँ आती है। अरे, तुम दोनों सास बहू दरवाजे पर खड़ी होने के लिए आई हो क्या? कब से देख रही हूँ मैं, तुम दोनों दरवाजे पर खड़ी होकर बात करने में लगी हो। अरे, घर में तुम दोनों को बात करने का टाइम नहीं मिलता क्या? नहीं मीना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इसे कुछ समझा रही हूँ। वो तेरे घर की बहू है, कोई छोटी बच्ची नहीं है जो तू उसे समझाने में लगी है। चल अंदर चल, बहुत सारे काम है। हाँ चल, तू जो बोलेगी मैं सब कर लूंगी, इसलिए तो मैं आई हूँ। अरे चल बहू, तू भी अंदर चल, कुछ खा पी ले। थोड़ी देर के लिए अपनी सास का पल्लू छोड़ दे। जी आंटी जी। मीना सुनीता और उसकी बहू को लेकर घर के अंदर जाती है और हल्दी की रस्म चालू हो जाती है। जैसे ही रानी देखती है कि उसकी सास हल्दी की रस्म में बिजी है, वह डांस फ्लोर पर पहुंच जाती है और नागिन म्यूजिक लगवा कर नागिन डांस करने लगती है। उसे नागिन डांस करते देखकर सभी स्टेज को खाली कर देते हैं और उसका डांस देखकर हंसने लगते हैं। तभी सुनीता वहां आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। रुक जा बहू, रुक जा। क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में लगी हुई है? अरे माँ जी, क्या कर रही हो? डांस करने दीजिए ना। देखिए सब कितना खुश हो रहे हैं। सबको मेरा डांस बहुत पसंद आ रहा है। क्यों आंटी जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? अरे हाँ बहू, बिल्कुल सही बोल रही है। हमें तेरा नागिन डांस देखकर बहुत मजा आ रहा है। तेरे जैसा डांस तो यहाँ कोई नहीं कर पा रहा था। तूने तो महफिल ही जमा दी। बस सुन लिया ना माँ जी आपने, अब मुझे डांस करने दीजिए। नहीं, तू चुपचाप मेरे साथ घर चलेगी, कोई डांस नहीं करना है। माँ जी, मैं तो डांस करूँगी बस। क्या सुनीता पुराने जमानों की औरतों की तरह बात कर रही है? अगर बहू नाचती है तो नाचने दे। मुझे तेरी बहू का नागिन डांस बहुत पसंद आ रहा है। सुनीता चाहकर भी रानी को नागिन डांस करने से रोक नहीं पाती। कुछ देर बाद दोनों सास बहू घर जाती हैं, जहां सुनीता रानी को बहुत सुनाती है। आज के बाद मैं तुझे कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। तुझे मना किया था ना कि अपना सड़ा हुआ नागिन डांस मत करियो, लेकिन फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। माँ जी देखिए, अब आप मेरे डांस को नागिन डांस बोलिए या कुछ भी बोलिए, मुझे जैसा डांस आता है ना वैसा ही करती हूँ। और डीजे बजते ही मेरे पाँव खुद ही उठ जाते हैं, मुझसे तो रुका ही नहीं जाता।
इसलिए तो मैं अब तुझे कहीं अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। जहाँ जाती है मेरी बेइज्जती करवा देती है, गवार कहीं की। सुनीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन रानी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन उसका पति अनिकेत घर से बाहर आता है और देखता है कि रानी टीवी में नागिन सॉन्ग लगाकर रसोई में काम करते हुए डांस कर रही होती है। तभी अनिकेत जाकर टीवी बंद कर देता है। अनिकेत जी, आपने मेरी टीवी क्यों बंद कर दी? कितने मजे से मैं डांस करते हुए काम कर रही थी। डांस करते हुए कौन काम करता है, वो भी नागिन डांस? आप और माची मेरे नागिन डांस के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। आप आते ही मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? नहीं नहीं देवी, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन पहले मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आप टीवी चालू करके जाइए। जी ठीक है मैडम, कर देता हूँ। अनिकेत टीवी ऑन करके वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन मीना अपनी बेटी को लेकर सुनीता के घर आती है। उसकी बेटी को सफेद साड़ी में उदास देखकर वो बोलती है, ये सब क्या हो गया मीना, और कब हुआ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं सुनीता, अब तुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। कैसे मेरी बेटी की दुनिया उजड़ गई। लेकिन तेरी बेटी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे जब से इसके पति की मौत हुई है, ये ऐसे ही चुप है। ना हंसती है, ना ही बोलती है, और ना ही रोती है। डॉक्टर ने बोला है कि इसे अच्छी जगह पर ले जाओ, हंसाने की कोशिश करो, लेकिन ये है कि बोलने को तैयार ही नहीं है। वो क्या ही हंसेगी। कोशिश कर इसे कहीं अच्छी जगह ले जा। वो काम कर जो इसे बहुत पसंद है। आंटी जी, मैंने आप लोगों की बात सुन ली है और माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब तो बस भगवान ही भरोसे है, देखो क्या होता है। बेचारी अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन किसको क्या पता थी कि वो खुशी सिर्फ 4 दिन की ही है। सभी परेशान हॉल में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी रानी नागिन सॉन्ग लगाकर नागिन डांस करते हुए कमरे से बाहर आती है। उसे नागिन डांस करते देखकर सभी उसे घूरने लगते हैं और सुनाने भी लगते हैं। तभी मीना की नज़र अपनी बेटी पर जाती है, जो कि रानी का डांस देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी मीना सभी को रोककर बोलती है, बेटा बहू को मत डांट, वो जो कर रही है उसे करने दे। उसका डांस देखकर मेरी बेटी के चेहरे पर हंसी आई है। हो सकता है ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मेरी बेटी अभी हंसी थी। वो क्या है कि बहू ने मेरी बेटी की हल्दी में ऐसे ही नागिन डांस किया था। हो सकता है दोबारा से बहू को ऐसे डांस करते देखकर उसे कोई पल याद आ जाए। हाँ बेटा, मीना सही कह रही है, करने दे बहू को डांस, देखते हैं क्या होता है। सभी लोग चुपचाप हॉल में बैठ जाते हैं और रानी नागिन डांस करना शुरू कर देती है। उसे डांस करते देख मीना की बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसते देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और मीना की बेटी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। नेहा एक बहुत ही सिंपल और छोटे घर की लड़की थी, जो अपने घर वालों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। उसके घर में उसके साथ उसकी माँ सुमित्रा, पिताजी सुखवीर और छोटी बहन ज्योति रहते थे। उसके पिताजी की नौकरी चले जाने की वजह से घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अपनी माँ सुमित्रा के साथ मार्केट से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी वहाँ संजय और विकास नाम के लड़के उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। आए हाय, क्या कमर है तेरी जाने मन। मर जावा यार, इतनी दोपहर में भी ठंड लग रही है शिमला की तरह। आए हाय। माँ, आप चलो यहाँ से। ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। भाई क्या कर रहा है तू? चल घर, क्यों परेशान कर रहा है? चल ना। अबे तू चल ना, साले खुद को तो कुछ करना नहीं और मुझे भी नहीं करने देता। संजय जबरन ज्योति को पकड़ लेता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। सुमित्रा अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है कि तभी संजय उसे जोर से धक्का देता है और सुमित्रा के सर पर गहरी चोट लग जाती है। ये देखकर दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं
और जल्दबाजी में संजय का आधार कार्ड वहीं गिर जाता है। ज्योति वो कार्ड उठाती है और अपनी माँ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। साथ ही सभी घर वालों को भी वहाँ बुला लेती है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। तभी नेहा बोलती है, ज्योति ज्योति ये सब कैसे हुआ? मुझे बता, कौन थे वो लोग? किसने किया ये सब? दीदी दीदी पता नहीं वो कौन था, ये उसका कार्ड गिर गया और मैंने उठा लिया। दीदी माँ को कुछ होगा तो नहीं? इतने में वहाँ डॉक्टर आते हैं तो पता चलता है कि देर हो जाने की वजह से सुमित्रा की जान बच नहीं पाई। ये सुनते ही पूरे परिवार पर दुख के पहाड़ टूट जाते हैं। अपनी माँ की मौत नेहा के अंदर बदले की भावना को जन्म देती है। मैं तुमसे अपने परिवार के एक एक आंसू का बदला लूंगी। जैसे आज मेरा परिवार तड़प रहा है ना, ऐसे ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। वक्त बीतता जाता है और नेहा अपने बदले को पूरा करने के लिए संजय के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। और सारी जानकारी मिलने के बाद वो संजय के बड़े भाई अनिल की कंपनी में जॉब करना शुरू करती है। अनिल को पहली ही नजर में नेहा पसंद आ जाती है और देखते ही देखते वो नेहा को अपना दिल दे बैठता है। और ऐसे ही एक दिन, पता नहीं नेहा कैसे तुमसे कहूँ, पर मुझे खुद को नहीं पता कि कब और कैसे मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? यही तो मैं चाहती थी। आज मेरी जीत की तरफ पहला कदम है। अब मुझे मेरा बदला पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ नेहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो, अगर तुम्हें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आराम से लो। नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। क्यों नहीं अपनाएंगे? बिल्कुल अपनाएंगे। तुम बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड हो। दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद अनिल नेहा से कोर्ट मैरिज कर उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात संजय और विकास से होती है और वो शुरू से ही उन दोनों के बीच फूट डालना शुरू कर देती है। अरे विकास भैया, आप अभी तक घर में ही हैं? तभी तो संजय भैया बोल रहे थे कि आप किसी काम के नहीं हैं। आप तो बस क्या भाभी, संजय भैया ने क्या बोला? बताओ मुझे भी जानना है कि वो आखिर मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं। वो संजय भैया बोल रहे थे कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। और साथ में वो कह रहे थे कि आपको ना इस घर से धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। वो खुद क्या करते हैं जो मुझे वो ऐसा बोल रहे हैं? बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को छेड़ना आता है उन्हें तो मैं अभी जाकर बताता हूँ। अरे रुकिए, जोश में होश मत खोइए। मतलब भाभी? देखो, अभी आप जाएंगे तो क्या होगा? आपकी और उनकी लड़ाई होगी और क्या। और आप घर में सबसे छोटे हैं तो माँ और अनिल भी आपको ही उल्टा बोलेंगे। यही होगा ना? और वैसे भी संजय भैया तो यही चाहते हैं ना। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। तो क्या करूँ मैं? जैसे अभी आपने मुझे बताया, वैसे ही सारी सच्चाई पुलिस को बता दो और उनका भांडा फोड़ दो। फिर देखना कैसे सजा मिलती है उन्हें। पर भाभी, भाई है वो मेरे, उनके साथ ऐसा करना ठीक रहेगा? कौन सा भाई? अरे वो भाई जो आपको घर से निकालना चाहता है, वो भाई जो आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है। अरे सजा दिलवा देनी चाहिए ऐसे इंसान को तो, तभी तो आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। आगे आपकी मर्जी। विकास नेहा की बातों में आकर ठीक वैसा ही करता है और अपने बड़े भाई संजय को सलाखों के पीछे भेज देता है और संजय से बोलता है, अब आपको आपके किए की सजा मिलेगी। भाई देख, तू मेरा छोटा भाई है ना, तू अपने भाई के साथ ऐसा मत कर भाई। विकास संजय की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। विकास के जाने के बाद नेहा वहाँ आती है। नेहा को देखकर संजय बोलता है, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, प्लीज मुझे यहाँ से निकलवा लो। पता नहीं विकास को क्या हो गया है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाभी।
सही कह रहा है संजय, तुम एक खूनी हो और तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और फिर नेहा भी वहाँ से चली जाती है और संजय वहाँ बैठकर अपने किए पर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद ये बात अनिल और उसकी माँ को पता चलती है। वो दोनों विकास के कमरे में उससे बात करने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? अपने ही भाई को जेल भेज दिया। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? माँ, आपको नहीं पता कुछ। मैंने जो भी किया है वो सब सही है। आपको नहीं पता संजय भैया क्या हैं। और वैसे भी वो मुझे इस घर से निकालने वाले थे, उससे पहले मैंने ही निकलवा दिया उन्हें। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? नास पीटे, वो तो तुझ पर अपनी जान छिड़कता है। किसने बोला तुझे कि संजय तुझे घर से निकालना चाहता है? तूने अपने कानों से सुनी ये बात? नहीं, मुझे भाभी ने बताया है। भाभी झूठ थोड़ी बोलेंगी। आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। नेहा का नाम सुनते ही अनिल गुस्से से तिलमिला जाता है और नेहा को आवाज लगाने लगता है। नेहा, नेहा, कहाँ हो? इधर आओ। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा घर तोड़ कर रख दिया नेहा तुमने, पूरा का पूरा। मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। बोलो नेहा, ऐसा क्यों किया तुमने? आपके भाई ने जो मेरे परिवार के साथ किया था ना, उसका बदला लिया है मैंने। उसके साथ यही होना था। आज संजय को जेल भिजवाकर मेरी माँ की आत्मा को शांति मिली है। मेरा बदला पूरा हुआ। नेहा अनिल को सारी बात बताती है कि किस तरह संजय ने अपने बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर उसकी माँ को मार डाला। नेहा की बात सुनकर अनिल की गर्दन नीची हो जाती है और वो नेहा से अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगता है। पूरी सच्चाई जानकर अनिल, विकास और उसकी माँ सभी लोग नेहा का साथ देते हैं और संजय को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग पुरानी बातों को भूलकर एक साथ खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अमित के माता पिता पंकज और लता अपने बेटे के पार्थिव शरीर से लिपट लिपट कर रो रहे थे, तो वहीं अमित की पत्नी कनिका अपनी चूड़ियों वाले हाथों को दीवार पर मारते हुए जोर जोर से रोती हुई बोलती है, क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? बस कर बहू, जान चला गया, अब दुख मनाकर उसकी आत्मा को कष्ट ना दे। लता की ये बात सुनकर उसकी पड़ोसन कमला भी कनिका के पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, कनिका बहू, संभालो खुद को। इतनी सी उम्र में विधवा होना तुम्हारे लिए दुख की बात है, लेकिन बेटी होने को कौन टाल सकता है। भाई साहब, अब अमित के पार्थिव शरीर को ले चलिए। कुछ समय आप सब मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दीजिए, उसके बाद हम इसको ले चलेंगे। इस बुढ़ापे में अपने जवान बेटे की मौत ने मुझे तोड़ दिया है कमला जी। ठीक है, आप कुछ समय अकेले रहिए अमित के साथ। चलो सभी बाहर चलो। कमला मोहल्ले के सभी लोगों को घर से बाहर ले जाती है और पंकज अपने बेटे के संग कुछ पल गुजारता है। कुछ देर में सभी जब अमित के पार्थिव शरीर को लेने आते हैं तो उसका चेहरा कपड़े से पहले से ढका हुआ था और जैसे ही एक आदमी उसके चेहरे से कपड़ा हटाने लगता है तो पंकज उसे रोकते हुए बोलता है, अरे क्यों उसका मरा हुआ चेहरा हमें बार बार दिखा रही हो? हटो, अब सब अर्थी को कंधा दो। इस तरह पंकज और सभी मोहल्ले वाले मिलकर अमित का अंतिम संस्कार करके घर आ जाते हैं। अमित ने अपनी मौत से पहले अपना 50 लाख का बीमा करवाया था, जिसकी राशि उसकी मौत के 1 महीने बाद पंकज और उसके परिवार वालों को मिलती है और वो पैसा मिलने पर लता कहती है, अब हमारे बेटे के सर चढ़ा कर्जा उतर जाएगा। ऐसा करते हैं, जिसके जिसके पैसे देने दे देते हैं और फिर बाकी बचे हुए पैसे हमारे बेटे बहू के काम आएंगे। अरे ये क्या बोल रही हो? कोई सुन लेगा। मेरा मतलब मेरी बहू के काम आएंगे से था। समय गुजरता है। अमित को गुजरे 6 महीने हो चुके थे, जिस पर एक शाम कमला लता के पास उसका हाल चाल पूछने आती है। तभी वहाँ कनिका चाय के कप लिए आती है। जैसे ही वो उन्हें टेबल पर रखती है तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है। वो भागकर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आती है तो लता उससे बोलती है, बहू तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा मैंने, इसलिए उल्टी हो गई। ये लता की बहू के लक्षण तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसको देखने से लग रहा है ये माँ बनने वाली है।
लेकिन ये कैसे संभव है? कमला इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पंकज आता है, जो कनिका को थोड़ा थका हुआ देखकर उसके पास आता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहू रानी को? कोई दिक्कत है तो अपने ससुर को बताओ। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पंकज जी का स्वभाव बहुत रंगीला है और इस घर में उनके सिवा कोई मर्द भी नहीं है। हे भगवान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कमला अपने मन में ना जाने क्या क्या सोचने लगती है। इतने में दोबारा कनिका को उल्टियाँ होती है और वो फिर से बाथरूम भागती है। उसके पीछे पंकज भी अंदर जाता है। कमला ये देखकर लता से कहती है, लता बहन, एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो तुम्हारी बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ये इसको बार बार उल्टियाँ होना माँ बनने की निशानी है। क्या बहू माँ बनने वाली है? अरे मैं खुश क्यों हो रही हूँ? अरे मेरा मतलब है बहू माँ बनने वाली है, ये कैसे हो सकता है? मेरी बहू तो विधवा है, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बेचारी लता, अगर ये सच हुआ कि पंकज जी और कनिका का चक्कर चल रहा है तो बेचारी लता तो बर्बाद हो जाएगी। अपनी बहू के बच्चे को पोता कहेगी या बेटा। कमला ये सब सोचते हुए घर से निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद जब कनिका और पंकज बाहर आते हैं तो लता उनसे कहती है, ए जी, कमला कह रही थी कि बहू के लक्षण माँ बनने वाले हैं। मैंने उसको बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें जाकर एक बार बहू की जांच करवानी चाहिए। मोहल्ले वालों से छुपते छुपाते लता और पंकज कनिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं कि कनिका माँ बनने वाली है। जिसके बाद वो तीनों घर आकर सभी खिड़की दरवाजे बंद करके कनिका से कहते हैं, बहू देख, तू माँ बनने वाली है, इसलिए जब से तेरा पेट निकलने लगेगा तब तू घर से बाहर पैर तक नहीं रखेगी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने अगर तुझे ऐसा देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल मचा देंगे। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। कनिका अब अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए घर में ही रहती थी। समय गुजरता है और कनिका की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो जाते हैं, जिसके चलते एक शाम जब लता और पंकज किसी काम से बाहर गए थे तो उनके घर एक पार्सल आता है, जिसको दरवाजे पर से लेने के लिए कनिका को जाना पड़ता है। और उस बीच सामने के घर से कमला कनिका और उसके बड़े हुए पेट को देख लेती है और कहती है, हाय हाय, ये तो सच हो गया। ये क्या बेशर्मी लगा रखी है इन लोगों ने। बहू बेटे के मरने के 1 साल बाद माँ बनने वाली है। अब तो पक्का ये बच्चा इसके ससुर का ही है। ऐसे बेकार लोगों को मैं अपने मोहल्ले में नहीं रहने दूंगी। कमला लता की विधवा बहू की कोख में उसके ससुर का बच्चा है, ये बात पूरे मोहल्ले में फैला देती है। जिसके बाद कमला के साथ साथ मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर एक सुबह लता और पंकज के घर के बाहर इकट्ठे होते हैं। ये देखकर पंकज बोलता है, अरे अरे कमला जी, अपना ही सुंदर चेहरा दिखाने आप सुबह सुबह आ गई। और ये क्या, मोहल्ले की और औरतें भी आई हैं? अरे पंकज जी, शर्म कीजिए। अब तो अपना ये रंगीला अंदाज छोड़िए। कैसे घटिया लोग हैं आप, ये सब करते आपको शर्म नहीं आती? कनिका अंदर से सब सुन रही होती है। तभी बाहर खड़ी कमला पंकज से कहती है, आप दोनों पहले अपनी बहू को हमारे सामने लाओ, फिर बताते हैं हम कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे अरे अरे, क्यों? मेरी बहू नहीं आएगी मोहल्ले वालों के सामने? नहीं जी, वो नहीं आएगी। आप बताइए हमें क्या काम है आपको? हाँ हाँ, हमें पता है क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपकी विधवा बहू प्रेग्नेंट है और उस विधवा की कोख में अपने ससुर का बच्चा पल रहा है। हाय हाय कमला जी, इतने सुंदर मुंह से आप कितनी अच्छी बात कर रही हैं। अरे मेरी बहू के साथ मेरा चक्कर और उसकी कोख में मेरा बच्चा। राम राम राम, कितनी गंदी सोच है आपकी। ऐसा है तो बुलाओ अपनी बहू को। अगर वो माँ नहीं बनने वाली तो मैं झूठी, तुम सच्चे। फिर तुम मुझे जो बोलो मैं वो करूँगी। लेकिन अगर वो माँ बनने वाली है तो हम मोहल्ले वाले तुम तीनों का मुंह काला करके इस मोहल्ले से निकालेंगे, क्योंकि हमारे घरों में बहुओं को बेटी माना जाता है और ऐसी गंदी हरकत करने वाले इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। इसलिए बुलाओ कनिका को। सभी जोर जोर से कनिका का नाम लेने लगते हैं, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उसे सबके सामने आना पड़ता है। और जब वो सबके सामने आती है तो उसका बड़ा हुआ पेट देखकर कमला कहती है, हाय देख लो कैसे बेशरम लोग हैं, झूठ बोलते शर्म नहीं आती। नहीं आंटी, हमने कोई बेशर्मी नहीं की। ये बच्चा ससुर जी का नहीं, वो मेरे पिता समान है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? अरे तुझे क्या समझाओ, तू क्या निकली? पति के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेती, इतना ही था तो अपने ही ससुर के साथ। छी छी छी, देख क्या रहे हो मोहल्ले वालों? कीचड़ उठाओ और फेंको इनके ऊपर। सभी मोहल्ले वाले हाथों में कालीक और कीचड़ लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं।
तभी लता, पंकज और कनिका के पीछे से एक आवाज आती है। रुक जाओ। सभी आवाज सुनकर रुक जाते हैं और तभी सबके सामने आता है अमित। अमित को जिंदा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अमित सबसे कहता है, कनिका ने कुछ गलत नहीं किया, न ही मेरे पापा ने। ये बच्चा मेरा और कनिका का है। वो विधवा नहीं है, बस विधवा होने का नाटक कर रही थी। इतना बड़ा झूठ, लेकिन क्यों बोला तुम सबने? हमारे ऊपर 25 लाख का कर्जा था जिसको चुकाना बहुत मुश्किल था। अमित ने अपना एक 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, जिसके बाद हमें लगा वो कर्जा उतारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट की कहानी रची, जिसमें मेरी मौत हो गई। आप सबकी नजरों और इंश्योरेंस कंपनी की नजरों में मेरी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद मेरी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया और उन्होंने हमारा कर्जा उतार दिया। और जब से अब तक अमित छुपकर ही अपने घर में अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ रह रहे थे, और ये बच्चा भी उन्हीं का है। लेकिन ये गलत है, फ्रॉड है ये। तुमको इसके लिए जेल हो सकती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन अब अगर मैं बाहर नहीं आता तो मेरी पत्नी पर इतना गंदा इल्जाम सच लगता सबको, और मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। अमित के जिंदा होने पर उसके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा वापस करना पड़ता है और खर्च किया हुआ पैसा वो अपने घर को गिरवी रख कर देते हैं, जिसके बाद कुछ समय अमित को जेल तक जाना पड़ता है। लेकिन रिहा होने के बाद वो अपने परिवार और बच्चे के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपनी पत्नी के सर से ये कलंक हटाता है कि विधवा बहू की कोख में ससुर का बच्चा था।